हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स करने वाले हैं। कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे और उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट वो भी देखेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश अनटचेबिलिटी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का समाप्त करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। ओरिजिनली बात करें इंडिया में तो 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट हैं एंड 8 शेड्यूल हैं। तो इसके अंतर्गत पार्ट में आर्टिकल्स डिवाइडेड हैं। जैसे यूनियन एंड टेरिटरी आता है पार्ट फर्स्ट में। जब हम देश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो बात हम करेंगे वो उसके नामकरण से शुरुआत होगी, एक विस्तार से शुरुआत होगी। तो आर्टिकल 1 में हम बात करते हैं नाम की। आर्टिकल 1 में नाम दर्शाया गया है। पहली चीज़ तो किसी ने कहा कि इंडिया का नाम भारत रख दो, किसी ने कहा इंडिया रख दो, क्योंकि कहीं जगह भारत मेंशन है। जैसे आपने देखा होगा जनगण मन में भी भारत मेंशन है। तो इंडिया और भारत दोनों ही आर्टिकल 1 में मेंशन किए गए। इसके अलावा कहा गया इट इज़ अ सेल्फ या यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब है स्टेट से मिलकर बना हुआ संघ, यानी कि हमारे देश में किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अलग हो जाए, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अपना अलग देश बनाए, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे फेडरेशन है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग फ्लैग है। हालांकि वो देश तो मिलकर एक बना रहे हैं, लेकिन जब किसी स्टेट का मन करे अपना अलग देश बनाने का तो वहाँ से अलग हो सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट के पास ये प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 2 में यदि कोई नया स्टेट ऐड होता है, उसका एडमिशन होता है, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें वो स्टेट आते हैं जो स्टेट नहीं बने हैं पहले, या तो वो इंडियन टेरिटरी है या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्किम क्या था, सिक्किम 1975 में स्टेट बना, तो उस दौरान वो एसोसिएटेड टेरिटरी था। तो यहाँ से जब वो इसको स्टेट बनाया गया तो आर्टिकल 2 का यूज किया गया। आर्टिकल ऐसे ही फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली की जो सीएम है वो बार बार कहते हैं ये यूनियन टेरिटरी है, ओके। इसके कहते हैं कि स्टेट बनाओ इसको। आगे फ्यूचर में यदि ऐसा हुआ कि दिल्ली को स्टेट बनाया गया तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिकल 3 में जब कोई न्यू स्टेट जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें से ही कोई नया स्टेट निकाला जाए, उसकी एरिया को थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी बाउंड्री को थोड़ा ऑल्टर किया जाए, या फिर उसका नेम चेंज किया जाए, तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेट के जो नेम चेंज होते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत। फॉर एग्जांपल इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, इस तरीके से आर्टिकल 3 के अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में क्या हुआ, तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना बना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट उसका तेलंगाना बन गया 2014 में। तो ऑलरेडी स्टेट था, उसकी बाउंड्री को आधा कर दिया, उसमें से तेलंगाना निकाल दिया, तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुआ, ओके। आई होप आपको समझ आया हो। अब हमने बात कर ली देश की, अब हम बात करते हैं देश में रहने वाले लोगों की। तो सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो देश में नागरिकता की बात करते हैं, देश में रह रहे लोगों की नागरिकता की बात करते हैं। तो आर्टिकल 5 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे जिन लोगों का डोमिसाइल इंडिया में था, जिनका बर्थ इंडिया में था, उनको नागरिकता दी गई आर्टिकल 5 के अंतर्गत। उसके दौरान क्या हुआ, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना एक पार्ट इंडिया बना, तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं माइग्रेट होके, उनको आर्टिकल 6 के अंदर सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल 7 में जो लोग माइग्रेंट पाकिस्तान में गए हैं उनको वापस वो इंडिया आए हैं, उनको सिटीजनशिप मिलेगी आर्टिकल 7 के अंतर्गत। आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनकी सिटीजनशिप की बात आर्टिकल 8 में होती है। आर्टिकल 9 में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलत एक्टिविटीज़ करते रहो और आपकी नागरिकता रद्द नहीं होगी, जी नहीं। अगर आप कुछ देश विरोधी ऐसी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं तो आपकी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 11 ये कहता है कि जितने भी जो हमारा सिटीजनशिप का लॉ है वो पार्लियामेंट रेगुलेट करती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि कौन रेगुलेट करता है सिटीजनशिप, तो आपको टिक लगाना है होम मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत पार्लियामेंट करती है, और पार्लियामेंट के अंतर्गत भी होम मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पे आते हैं, फंडामेंटल राइट। यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं।
फंडामेंटल राइट्स में छः फंडामेंटल राइट है। देखो पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया तो 6 हो गए। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक आता है, यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उत्पीड़न से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना, ये आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 एंड 28 के अंतर्गत आती है। कल्चर और एजुकेशन के राइट आर्टिकल 29 से 30 तक आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ या ये 32 में आता है। अब देखते हैं विस्तार से। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। अब देख लेते हैं राइट टू इक्वलिटी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको एक एक ध्यान से समझना है सब चीज़ें। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, आप लॉ की नज़र में समान है। ऐसा नहीं है कि जो कानून है वो आपसे भेदभाव करेगा, कि किसी चीज़ के ऊपर आपसे भेदभाव किया जाएगा। नहीं, आपको किसी को भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं मिलेंगे, सब समान है कानून की नज़रों में। आर्टिकल 15 कहता है कि आपका चाहे धर्म कुछ हो, आपकी जाति कुछ हो, आपका लिंग को कुछ हो, आप कहीं से भी रहने वाले हों, लेकिन आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि भेदभाव ना करने वाला प्रोविज़न कौन सा है, कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 15। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। इसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जितने भी हैं उनमें सबको समानता का अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी को एक को अच्छा प्रोविज़न दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया नीचे वाला, जी नहीं, इसमें अपॉर्चुनिटी सेम मिलेंगी आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 में छुआछूत को ख़त्म करने की बात करता है। पहले क्या था ना, पहले बहुत सारा उत्पीड़न लोगों का हुआ था, कुछ पिछड़े लोग रह गए थे, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी। तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें बनाई गई ताकि सबको बराबरी पर लाया जाए। आर्टिकल 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात होती है, यानी कि जितने भी टाइटल्स जो व्यक्ति नाम के आगे पहले लगाते थे, जैसे महाराजा ये सब लगाते थे, तो ये सब नहीं लगेंगे। तो यही बात है कि पहले बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थी, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कि इक्वलिटी लाई जाए, तो बहुत सारे आर्टिकल्स बनी, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ऐड हुई। आर्टिकल 19 में बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। तो आर्टिकल 19 में अगर पूछा जाए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 19। प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये आता है 20 आर्टिकल में, यानी कि आपको अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता, पहली बात तो। दूसरा, आपको एक ही गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल, यदि आपने कोई गुनाह किया है और आपको उसमें 2 साल की सज़ा मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा से आपको 2 साल की सज़ा दे दी, जी नहीं। एक गुनाह के लिए 1 बार सज़ा, और दूसरी बात, आपको अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने पुलिस के सामने बोल दिया, पुलिस ने या ज़बरदस्ती बुलवा दिया या फिर कहीं और पे बोल दिया, लेकिन कोर्ट आप तब तक यकीन नहीं करेगी, तब तक नहीं मानेगी जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोल देते। और कोर्ट ज़बरदस्ती नहीं करती है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो ही आप बोलेंगे। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि इंसान को जितनी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ना ज़िंदगी को सम्मानपूर्वक जीने के लिए, वो सब आर्टिकल 21 में आता है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हुआ, राइट टू हेल्थ हुआ, राइट टू प्राइवेसी हुआ, ये सब जो राइट हैं वो आर्टिकल 21 में आते हैं। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि आपको यदि अरेस्ट कर लिया गया है तो आप, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बंदी बना लिया जाएगा, जी नहीं, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजन हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश अनटचेबिलिटी, ये तो रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 17। अब देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 में आते हैं। 23 में यानी कि आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स का, या फिर किसी को आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, इन सबको रोकता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 कहता है कि जितने भी बच्चों की एज 14 से कम है उनको फैक्ट्रीज में या फिर माइंस में उनको काम करने की अनुमति नहीं है। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखना, यदि क्वेश्चन आए कि किस आर्टिकल के अंतर्गत बच्चों को मनाही है काम करने की, तो वो है आर्टिकल 24। अब देख लेते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, ये 25 से 28 तक आते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि आपको पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म बनाएं, कोई किसी भी धर्म को आप प्रैक्टिस करें, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कुछ भी अपनाएं, आपको पूरी छूट है। आर्टिकल 26 कहता है कि जो भी आपने धर्म अपनाया है उसके जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने की स्वतंत्रता आपके पास है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आपकी स्वतंत्रता को छीन लेगा।
आर्टिकल 27 में कहता है कि जितने भी टैक्स पे होने हैं उसकी स्वतंत्रता है अगर आप किसी भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आर्टिकल 28 कहता है कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो आपसे मना कर दिया जाएगा, क्यों जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो मना कर दिया जाएगा, जी नहीं। आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो अटेंड कर सकते हो, आपको कोई भी मनाही नहीं है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि फॉरेन, जो कि हमारे देश के व्यक्ति नहीं हैं और जो कि सिटीजन दोनों के पास अवेलेबल हैं। तो ये हैं आर्टिकल 14 यानी कि इक्वलिटी, आर्टिकल 20 यानी कि अरेस्ट ये वाले वो कि गुनाह के लिए दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21A, 22, 23, 24 रिलीजन वाला, 26, 27, 28 एंड 32। ये सारे जो आर्टिकल हैं वो सिटीजन्स के अलावा जो भी विदेश के लोग हैं उनको भी अवेलेबल हैं। अगर बात करें जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं तो ये हैं आर्टिकल 15 यानी कि डिस्क्रिमिनेशन वाला, कि ऐसा नहीं कि आप फॉरेन हैं तो आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, जी नहीं, ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 16 हुआ, आर्टिकल 19 हुआ, जो 16 है इक्वलिटी वाला, 19 है स्पीच और एक्सप्रेशन वाला, 29 एंड 30 कल्चर एंड एजुकेशन के राइट्स हैं। ये सारे राइट्स सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और सिटीजन्स और जो कि विदेश के लोग हैं इन दोनों को ये वाले आर्टिकल हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये हमने अभी किया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 26। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो आर्टिकल 25 था। यदि अपना धर्म मैनेज करना है तो वो आर्टिकल 26 था, कंफ्यूज नहीं रखना है आपको कुछ भी। कल्चर एंड एजुकेशन के राइट आते हैं यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो देखो हमारे देश में जैसे कि बहुत सारी कास्टेज हैं, बहुत जैसे ओबीसी हो गया, माइनॉरिटी हो गया, जनरल हो गया, लेकिन कुछ माइनॉरिटीज ऐसे हैं जिनकी पूरी चीज़ें हमसे अलग हैं, जैसे सांस्कृतिक चीज़ें अलग हैं, एजुकेशन उनकी हमसे अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। तो उनको ऐसा नहीं कि उनको हमारी तरह ही ट्रीट किया जाएगा, जी नहीं, उनके अपने अधिकार होने चाहिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट बचाए जाएँ, जो उनकी चीज़ें उन्हें पसंद है वो प्रोवाइड करी जाएँ। आर्टिकल 13 में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी वैसा ही स्कूल बना दिया जाए, जी नहीं, उनकी जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उस तरीके से उनका एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, यही बात की फ्रीडम उनको है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 32 यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये दवाई जैसा है कि यदि आपको कुछ रोग हो गया तो दवाई ले लो, तो ये इसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर फंडामेंटल राइट होने की बात ही क्या है कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं लेकिन आपके पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं कि उल्लंघन हो गया तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि यदि आपका उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट का तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्ट 3। तो देखो इसमें 4-5 तरह की रेट आती हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, जिस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है या फिर उसके उपलक्ष्य में दूसरा व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और बता सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वियोलेशन हुआ है। ये पब्लिक अथॉरिटी यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो प्राइवेट भी हैं, यदि इन दोनों में से कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को वियोलेट करे तो आप हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत अपनी रिट लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपका कोई पड़ोसी उसने बंदी बना लिया तो अगर आप नहीं जा सकते तो आपका कोई पड़ोसी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, उसको हैबियस कॉर्पस कहेंगे। मैंडेमस का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक अथॉरिटीज़ को मना करना, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक अथॉरिटीज़ की वजह से आपका कोई फंडामेंटल राइट वियोलेट हो गया, जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं, कितने सारे लाइसेंस उसमें चाहिए, लेकिन पब्लिक अथॉरिटीज़ आपको घुमाए जा रहे हैं कि वो दे ही नहीं रहे वो आपको लाइसेंस जिसकी ज़रूरत है। तो इस केस में आप मैंडेमस का उपयोग कर सकते हैं कि किसी पब्लिक अथॉरिटी की वजह से आपका जो फंडामेंटल राइट है जल्दी चीज़ों को करने का वो वियोलेट हो रहा है, तो मैंडेमस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। प्रोहिबिशन का इस्तेमाल जो कोर्ट है वो ये मना करने के लिए करते हैं कि भैया ये तुम्हारे जुरिडिक्शन में नहीं है लेकिन फिर भी तुम किए जा रहे हो इसको, जैसे किसी कोर्ट को मना करना कि ये केस आपके उसमें नहीं है जुरिडिक्शन में, इस तरीके से आता है प्रोहिबिशन। और जो सर्टरी आता है, अगर हायर कोर्ट का जो फैसला होता है वो सही है या नहीं है ये उसको देखने के लिए सर्टरी होता है। कोई वारंटों में वो होता है
कि जैसे कोई भी व्यक्ति है इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस में घुस गया कि वो कुछ बन के बैठ गया वहाँ पे, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है, वो उसके योग्य नहीं है, तो उसमें उसको कहा जाता है कि भैया किस अथॉरिटी से बैठे हो तुम यहाँ पे, तो ये कोई वारंटो के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। इसमें आर्टिकल 39 है, इसमें कहता है कि सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। जो व्यक्ति लीगल एड नहीं पा सकता उसको फ्री में मिलना चाहिए। आर्टिकल 40 जो है इम्पोर्टेंट है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना। देखो फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों के लिए हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है स्टेट के दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है वो आपको करना है, ताकि जो देश है वो देश जैसा बने। ऐसा नहीं कि आप नहीं करो, इन चीज़ों को करने का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करें, तभी तो देश बन रहा है, तभी तो देश के लोग बन रहे हैं। तो देखो आर्टिकल 40 कहता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए लिविंग वेजेस तय करना स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। 44 आर्टिकल कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वही इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें से एक ही चीज़ को लॉ बना के सबके लिए अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल नहीं, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि एक ही चीज़ सब पे लागू नहीं हो पाएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, ये गोवा में एप्लीकेबल है ओनली। आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, आर्टिकल ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो दिशा निर्देश हैं स्टेट के लिए। ओके, तो स्टेट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि स्टेट को इन किन चीज़ों को करना चाहिए। 46 में कहता है जो भी पिछड़े लोग हैं जैसे SC है, ST है, OBC है, जिनको बराबरी का अधिकार नहीं मिला है, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको प्रमोट करना, इसलिए वहाँ पे उनको रिजर्वेशन देती है सरकार, ताकि सबको बराबरी पर लाया जाए। आर्टिकल 47 कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना, ये सब भी स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 47 के अंतर्गत यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग को स्टैंडर्ड को बढ़ाना, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 47, यानी कि अनुच्छेद 47। अगर बात करें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना, ये आता है आर्टिकल 48 के अंतर्गत। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, यानी कि जो हमारे विरासत स्थल हैं, मॉन्यूमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन सबको भी संरक्षित करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, कि जुडिशरी का अपना खुद का एक वो होना चाहिए, डिसीजन अपना खुद का न्याय होना चाहिए, उसमें एग्जीक्यूटिव कुछ काम ना करे, तो सेपरेशन होता है आर्टिकल 50 के अंतर्गत, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं भाईचारा बढ़ाने की, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अगर युद्ध ही चलते रहेंगे तो कितना विध्वंस सा मच जाएगा कि भैया पीस तो है नहीं लेकिन युद्ध चले जा रहे हैं, कभी इधर से युद्ध हो रहा है, कभी उधर से बॉम्ब गिर रहे हैं, तो देश में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना रहना हर दिन। तो इसलिए पहले हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है कि हम इंटरनेशनली पीस बनाएं, सबसे साथ भाईचारा बना के रखें। ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है कि सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन आपके हों। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। कुछ प्रेसिडेंट के आर्टिकल देख लेते हैं। इनको भारत को सबसे पहला नागरिक इनको ही कहा जाता है। आर्टिकल 52 के अंतर्गत बात होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि आर्टिकल 52 में मेंशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इनके इलेक्शन होते हैं वो आर्टिकल 54 में मेंशन है। यदि इम्पीचमेंट की बात करी जाए तो आर्टिकल 61 में इनका इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है। इम्पीचमेंट इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि क्षमा की शक्तियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार्क कर लो। यानी कि जब किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा लगनी हो, यानी कि फांसी की सज़ा मिल चुकी है या फिर 10 साल की मिल गई, कोई भी सज़ा मिल गई हो, प्रेसिडेंट के पास तो ये अधिकार है, यदि उसको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो किसी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को भी रोक सकता है। उसको मृत्यु को क्षमा करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 में कहता है कि देखो प्रेसिडेंट जो है वो नाम के लिए है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इनका तो बस सिग्नेचर होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड करेगी और एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 74 के अंतर्गत। अब बात करते हैं आर्टिकल 123 की। इसका होता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। जैसे डेडलॉक हो जाता है लोकसभा में और राज्यसभा में,
कोई बिल पास कराना है लेकिन दोनों में बात नहीं बन रही है, तो बात बनाने के लिए कि दोनों का जो मैटर है वो रिजॉल्व हो, उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस बुलाते हैं और दोनों को, लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा करते हैं और उनकी बातें करवाते हैं आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अब बात करते हैं यदि प्रेसिडेंट को कुछ पूछना हो लीगल मैटर में, क्योंकि उसको तो सारी जानकारी नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन। अभी देखा हमने आर्टिकल 72। अब गवर्नर के देख लेते हैं। तो देखो, जो शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास हैं सेम शक्तियाँ गवर्नर के पास होती हैं स्टेट में, और जो आर्टिकल है उनमें भी थोड़ा डिफरेंस है। इसमें देखो थोड़ा सा 101 ऐड हो गया और 153 हो गया, ये गवर्नर का हो गया। सेम थोड़े थोड़े हल्के हल्के से यहाँ पे थोड़ा सा सेम है। जैसे आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट का, 155 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड अदर, ये आर्टिकल 161 में। प्रेसिडेंट की थी 72 में। तो देखो, क्षमा करने की शक्तियाँ गवर्नर के पास भी हैं। इसमें क्या होता है, वो क्षमा कर सकता है किसी को, लेकिन वो मृत्यु को क्षमा नहीं कर सकता। अगर किसी को फांसी की सज़ा लगनी तो वो उसको ऐसा नहीं रोक देगा। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो फांसी की सज़ा को रोक सकता है। मृत्यु को क्षमा करने की शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास हैं, लेकिन गवर्नर के पास ये शक्ति नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐड करेंगे गवर्नर को, उसमें भी हम देख रहे थे प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह दे रहे थे। इसमें भी हम देख रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को सलाह दे रहे हैं आर्टिकल 163 के अंतर्गत। ऑर्डिनेंस बुलाना प्रेसिडेंट का भी काम था और इनका भी काम है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। प्राइम मिनिस्टर जी की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 70 कहता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा जिसकी मेजोरिटी है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से किसी को भी अपॉइंट कर दे, जी नहीं। फिर जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का एक सिग्नेचर होता है हर चीज़ में। अपॉइंटमेंट में भी प्रेसिडेंट जो है वो दूसरों के एडवाइस पे किसी को अपॉइंट करता है। ओके, तो मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में होल्ड करते हैं ऑफिस, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से जो चलाएं, नहीं। पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी लगती है हर चीज़ में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 75(8) में ये बात करते हैं कि ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को सूचना देने की जो शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की हैं। अब देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि लेखा जोखा काम करता है, जो कि स्टेट का जो खर्च होता है और सेंटर का जो खर्च होता है उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करते हैं, ये उसको पूरी तरीके से देखभाल करते हैं ये। तो ये है आर्टिकल 148 के अंतर्गत। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 110। एनुअल फाइनेंशियल बजट आर्टिकल 112। ग्राम सभा का है आर्टिकल 243A के अंतर्गत। पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 243B के अंतर्गत। कंसोलिडेट फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, ये है आर्टिकल 266। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। फाइनेंस कमीशन 280। राइट टू प्रॉपर्टी 300A। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 124 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी कि उसमें क्या क्या जो ओरिजिनल है सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन, वो है आर्टिकल 131 के अंतर्गत। एपिलेट जुरिडिक्शन मतलब सुनवाई करना, यदि दूसरे कोर्ट में जो फैसला है वो उनको गलत लगता है किसी व्यक्ति को, तो इसमें अपील लगा सकता है, तो वो आर्टिकल 132 के अंतर्गत है। हाई कोर्ट की बात करते हैं। आर्टिकल 241 में कहता है कि हाई कोर्ट होनी चाहिए स्टेट की। आर्टिकल 226 कहता है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट। हमने 32 में देखा कि फंडामेंटल राइट वियोलेट हो जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ऐसे ही हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ओके, अब बात आती है इमरजेंसी की, आपातकाल के जो हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो आर्टिकल 352 जो है ये प्रेसिडेंट तब लगाता है जब उसे ऐसा लगता है कि इंडिया में थ्रेट आई है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है, कोई वॉर जैसी परिस्थितियाँ हो गई हैं, तो उस केस में आर्टिकल 352 लगता है। 30 डेज़ के अंतर्गत यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में अप्रूव होता है। अगर फिर से लगाना हो तो 6 महीने के बाद अप्रूवल लिया जा सकता है, अनफिनिट टाइम तक ही लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें टाइम लिमिट है। 358 और 359 के अंतर्गत इसमें अगर आर्टिकल 352 लगा है तो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। इसके अलावा क्या होता है कि यदि प्रेसिडेंट को ऐसा लगे या फिर कैबिनेट को ऐसा लगे कि इसको अब हटा दिया जाए तो फिर इसको सिंपल मेजोरिटी से हटा दिया जाता है। 356 की बात करें तो स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है। यदि प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि सेटिस्फाई हो जाता है कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनली रूल नहीं हो रहा है या फिर ये बात कोई उसको बता दे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो ये है, ये 2 महीने के अंतर्गत इसको टाइम पीरियड मिलता है अप्रूव होने का। इसके अलावा क्या होता है कि इंडिया में
अगर आर्टिकल 360 है, ये फाइनेंशियल थ्रेट्स इमरजेंसी से रिलेटेड है, यदि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आई हो, लेकिन ये कभी भी नहीं लगाया गया है। ओके, ये 3 बार लगाया जा चुका है इमरजेंसी आर्टिकल 352, और ये कई बार लगाया जा चुका है प्रेसिडेंट रूल, लेकिन जो 360 है वो एक भी बार नहीं लगाए गए हैं। आर्टिकल 323 ये देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। इलेक्शन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 3 to 4 है, यानी कि इलेक्शन का जो सुप्रिंटेंडेंस है, डायरेक्शन है, कंट्रोल करने का इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन में वेस्टेड है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 333(8) के अंतर्गत। अपॉइंटमेंट करना है कमीशन का कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आर्टिकल 340 में आता है। अगर अमेंड करने की बात करें तो आर्टिकल 368 में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन आर्टिकल 343 एंड स्टेट का 345, और लैंग्वेज जो की यूज होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 348। हिंदी को डेवलपमेंट करना है वो 351 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अभी हमने देखा था, तो 356 है इसका ऑप्शन सी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी विल। ये हमने भी देख लिया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 110। तो मनी बिल जो है वो मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं कोई प्राइवेट मेंबर उसको इंट्रोड्यूस कर दे, नहीं, मिनिस्टर ही करेंगे। और लेकिन ये राज्यसभा या फिर विधान परिषद में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोडक्शन होगा, और वो भी प्रेसिडेंट की प्रायर अनुमति के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेशल प्रोविजन इन द आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू स्टेट ऑफ। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 371G में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है। तो 371 जो आर्टिकल है उसमें किसी स्टेट को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि वो बाकी स्टेट से थोड़े पिछड़े रह गए होंगे, या फिर उनमें कुछ थोड़ी सी कम बात होगी, इसलिए उनको थोड़े से स्पेशल प्रोविजन मिले हैं। ऐसे ही 371G के अंतर्गत मिला है ऑप्शन सी, मिजोरम को। और देख लेते हैं 370B के अंतर्गत असम को, 370C के अंतर्गत स्टेट ऑफ मणिपुर, 371F के अंतर्गत सिक्किम को, 371H के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को। आई थिंक 371 जो ए है उसमें आंध्र प्रदेश को मिला है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे लगता है आंध्र प्रदेश है इसमें। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो आर्टिकल 93 में मेंशन है, ओके, कि जो लोकसभा है उसमें स्पीकर हो और डिप्टी स्पीकर हो। आर्टिकल 239 डील विद द, तो ये डील करता है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट्स टू टेक सेपरेट स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 50। हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था। फाइनेंस कमीशन इज अंडर विच आर्टिकल, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये है आर्टिकल सी, आर्टिकल 280 to 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ये दोबारा रिपीट हो गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 356। नेम द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो भारतीय संविधान के दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन सी, आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, यानी कि राइट आर्टिकल 20 एंड 21 नहीं सस्पेंड किए जा सकते यदि इमरजेंसी लगी है। तो इमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो पार्ट 18 में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19, 20 एंड 22 एंड 54। इसका सही उत्तर है ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताना है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो, सब कुछ अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।